दोस्तों, इंडिया में जब भी चीन और पाकिस्तान की एक साथ बात होती है तो ग्वादर पोर्ट का जिक्र जरूर होता है। चीन पाकिस्तान के इस बंदरगाह को इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की अपनी पॉलिसी के तहत डेवलप कर रहा है। इसके साथ ही चीन के वहां कई प्रोजेक्ट्स में पैसे भी लगे हुए हैं। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का अरब सागर से लगता हुआ ठिकाना है और माना जाता है कि यहाँ भारत को लेकर कई विरोधी एक्टिविटीज भी ऑपरेट होती हैं। लेकिन आखिर चीन इस पोर्ट पर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत ने कभी इस पर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। इसलिए आपको इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, चीन पाकिस्तान के जिस बंदरगाह को डेवलप कर रहा है वह कभी ओमान का हिस्सा हुआ करता था और कहा जाता है कि भारत ने इस पोर्ट को ओमान से खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते ये पाकिस्तान के पास चला गया। कई सारी फॉरेन पॉलिसी के जानकार कहते हैं कि भारत को घेरने की चीन नीति में ग्वादर का अहम रोल है। ग्वादर पोर्ट की ज्योग्राफिकल सिचुएशन भारत को घेरने के लिए एकदम मुफीद है, लेकिन भारत भी वहां से 170 किलोमीटर दूर ईरान में छबाहर पोर्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत के इस कदम को ग्वादर पर चीन के कदम का काउंटर माना जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि ग्वादर 1958 तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और कहा जाता है कि भारत के थोड़े से स्ट्रैटेजिक लैब से ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। वो हिस्सा कैसे बना, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम थोड़ा ग्वादर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ग्वादर का इतिहास। दोस्तों, ग्वादर जिस इलाके में है उसे मकरान कहा जाता है। इतिहास में इस इलाके का जिक्र है। ग्वादर की आबादी कम रही है, लेकिन वहां हजारों सालों से लोग रहते आ रहे थे। 325 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत से वापस यूनान जा रहा था, तब रास्ते में वह ग्वादर जा पहुंचा। सिकंदर ने सेलिसस को यहाँ राजा बना दिया। 303 ईसा पूर्व तक यह इलाका सेलिसस के कब्जे में रहा। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हमला कर इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। 100 साल तक मौर्य वंश के पास रहने के बाद 202 ईसा पूर्व में ग्वादर पर ईरानी शासकों का कब्जा हो गया था, जिसके बाद 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने वहां हमला कर इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यहां बलोच कबीले के लोगों का शासन चलने लगा। अब हम आगे और डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसलिए सीधे ले चलते हैं आपको आजादी के समय। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो गए। उस वक्त मकरान पाकिस्तान में शामिल हो गया और उसे शहर बना दिया गया। ग्वादर की प्रोप्राइटरशिप यानी कि मालिकाना हक उस वक्त ओमान के पास ही था, जिसको लेकर ग्वादर के लोगों ने पाकिस्तान में मिलने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। साल 1954 में पाकिस्तान ने ग्वादर में बंदरगाह बनाने के लिए अमेरिका के साथ बात शुरू कर दी। दोस्तों, अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे ने ग्वादर का भी सर्वे किया और इस सर्वे में यह पता चला कि ग्वादर को डीप सी पोर्ट यानी कि पानी के बड़े जहाजों के एक पोर्ट बनाने के सही सर्कमस्टांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, और इधर भारत और ओमान के रिलेशंस भी अच्छे थे, इसलिए पाकिस्तान को लगता था कि ओमान ग्वादर को भारत को सौंप सकता है। इसी को लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फिरोज शाह नून ओमान के दौरे पर गए और ओमान के सुल्तान के साथ करीब $3 मिलियन की रकम में ग्वादर का सौदा कर लिया। 8 दिसंबर 1958 को ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है और उसे मकरान जिले में तहसील का दर्जा मिल जाता है। हालांकि भारत में कुछ लोगों का कहना है कि ओमान के सुल्तान ने ग्वादर के इलाके को भारत को सौंपने या बेचने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत सरकार का मानना था कि भारत से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह को पाकिस्तान से बचाए रखना मुश्किल काम होगा, इसलिए ओमान ने पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट बेच दिया। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने 1993 में इस पोर्ट को काम में लाना शुरू कर दिया था, जबकि इलाके का तेज डेवलपमेंट 2002 से शुरू हुआ, जब ग्वादर से कराची हाईवे बनने की शुरुआत हुई। अब यहाँ ये समझिए कि कैसे पोर्ट में चीन की एंट्री हुई। दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह पहली बार विवाद और शक की चपेट में तब आया जब साल 2013 में पाकिस्तान सरकार ने इस बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की कंपनी से लेकर एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया। एक्सपर्ट इस मामले की ट्रांसपेरेंसी पर आज भी सवाल उठाते हैं। यह वो दौर था जब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीनी इन्वेस्टमेंट की बातें सामने आने लगी थी। इसी दौरान नवाज शरीफ की लीडरशिप में बनने वाली सरकार ने घोषणा की कि चीनी सरकार ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट का इरादा जताया है। इस प्रोजेक्ट को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आज हम CPEC कहते हैं, ये नाम दिया गया, जिसके तहत चीन को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना बनाई गई। और आपको बता दें कि इस समझौते पर
2015 में दोनों देशों के बीच कई प्रोजेक्ट्स पर सिग्नेचर भी किए गए, जिसमें सड़कें, रेलवे और पावर प्रोजेक्ट्स के अलावा कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल थे। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात ये थी कि CPEC के तहत साल 2017 की शुरुआत में ही $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया। इतना सब होने के बावजूद मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, अपनी एस्टैब्लिशमेंट के बाद पाकिस्तान अपने इतिहास में शायद सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। उसके पास अपने ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए कोई रिसोर्स नहीं बचा था। तस्करी ने इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा दिया था, क्योंकि इससे नेशनल रिसोर्स तेजी से सिकुड़ते जा रहे थे। उस समय ग्वादर पुराना और अनडेवलप्ड पोर्ट था, जो तस्करी के कुछ मेजर सेंटर्स में से एक था। हालांकि यहाँ एक एयरपोर्ट भी मौजूद था, लेकिन इसके इस्तेमाल की जरूरत कम ही पड़ती थी। आखिरी बार यहाँ चहल पहल उस समय देखी गई थी जब इस्माइली समुदाय के शहजादे अली खान यहाँ पर आए थे। वो यहाँ डिफेंसिव इनसिक्योरिटी के मुद्दे को हल करने के लिए आए थे। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अरब सागर के इस कोस्ट पर ग्वादर तक सड़क बनाने का इरादा किया, जो पाकिस्तानी जमीन का आखिरी हिस्सा है, जिससे देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ तस्करी पर भी काबू किया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ग्वादर के रूप में खड़ी थी, क्योंकि तब ये हिस्सा ओमान के पास था। यही वजह थी दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार ने 1949 में ही ग्वादर को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ग्वादर में तस्करी का सामान, हमने वीडियो के बीच में अभी आपको बताया था कि कैसे यहाँ तस्करी ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी। आपको बता दें कि तस्करों का एक नेटवर्क कराची से ग्वादर तक एक्टिव रहता था। ये पाकिस्तान से सोना, फूड्स और दूसरी कीमती सामानों की तस्करी विदेशों में करते थे। ग्वादर के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद ये एक्टिविटीज और भी तेज हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकल और विदेशी सामान को सस्ते दामों में खरीदने के शौकीन लोगों का ग्वादर आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उस समय कराची से ग्वादर तक की ट्रैवलिंग समुद्र के रास्ते से होती थी, जिसकी कीमत कुल 23 रुपए थी, लेकिन उन दिनों यह बढ़कर 300 रुपए तक पहुंच गई थी। अब दोस्तों, ग्वादर को लेकर भले ही भारत ने कोई दिलचस्पी ना दिखाई हो, लेकिन वो ऐसे भी शांत बैठने वाला नहीं था। जी हाँ, जिस तरह चीन धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बनाने में लगा हुआ है और एक हद तक उसे बना ही लिया है, ऐसे में खतरा होना और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि जब दोनों देश भारत के लिए जहर साबित होते दिखने लग जाएं। खैर, ग्वादर अगर पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, तो ऐसे में अरब सागर में अपना दमखम दिखाने के लिए भारत ने एक गेम खेला। मई का महीना था और साल था 2016। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान का दौरा किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ईरान यात्रा थी। इस दौरे में पीएम मोदी ने इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप के लिए ईरान में चबाहर पोर्ट को डेवलप और उसे ऑपरेट करने के लिए $55 करोड़ लगाने का ऐलान कर दिया। ईरान काफी पहले से चाहता था दोस्तों कि भारत इस प्रोजेक्ट को डेवलप करे। एक और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चबाहर पोर्ट में 2 पार्ट हैं। पहला है शाहिद कलंतरी और दूसरा है शाहिद बहिश्ती। टेक्निकल टर्म में इन दोनों में 5-5 बर्थ हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री की प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट यूनिट इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल ने यहाँ 2 कंटेनर बर्थ डेवलप करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से जानी जाती है, और इसके साथ ही गुजरात के कांडला एयरपोर्ट ट्रस्ट, जो अब दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानी जाती है, इनके साथ जॉइंट वेंचर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर $8.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसलिए स्पोर्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक और देश ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई, यानी इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बाद इस देश के शामिल होने पर इसमें कुल 4 देशों के बीच बिजनेस इन्वेस्टमेंट की अदला बदली हो गई। वो देश था उज्बेकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि उज्बेकिस्तान इसमें क्यों इतना दिलचस्पी दिखा रहा है, तो वो हम आपको बताएंगे, इसलिए अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुने। दरअसल दोस्तों, दिसंबर 2020 को इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच एक ट्राइपार्टाइट वर्किंग ग्रुप की बैठक होती है। तीनों देशों के बीच ट्रेड, मोबिलिटी और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चबाहर पोर्ट के कंबाइंड फॉर्म से इस्तेमाल को लेकर यह बैठक हुई है। इसी बैठक में उज्बेकिस्तान के लिए चबाहर का रास्ता साफ होता दिख रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ह्यूमैनिटेरियन एड में मदद के लिए इस पोर्ट के रोल की उज्बेकिस्तान ने भी सराहना की। इस बैठक में जनवरी 2021 में भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट के दौरान चबाहर डे आयोजित करने के भारत के प्रपोजल का भी समर्थन किया गया। इतने नहीं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शवकत मिर्जियोयेव के बीच एक वर्चुअल समिट भी हुआ था। दोनों नेताओं की इस बैठक में चबाहर पोर्ट को लेकर चर्चा हुई थी। चलिए मुद्दे पर आते हैं कि उज्बेकिस्तान ने क्यों दिखाई दिलचस्पी। दोस्तों, उज्बेकिस्तान चबाहर पोर्ट को हिंद महासागर के लिए एक ट्रांजिट पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही दिलचस्पी दिखा रहा था।
इसके अलावा सेंट्रल एशिया और रूस के ईस्टर्न पार्ट्स जैसे जमीन से घिरे हिस्सों को यह पोर्ट ज्यादा ऑप्शन मुहैया कराता है। इसी को देखते हुए भारत भी सेंट्रल एशिया के कई देशों को इस प्रोजेक्ट में जोड़ने के लिए जोर लगा रहा था। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि कजाकिस्तान ने भी इस पोर्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। इसके साथ साथ भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश भी इस प्रोजेक्ट में साथ जुड़े। इस पहल के साथ ही ये लग रहा है कि भारत एक बार फिर से चबाहर प्रोजेक्ट पर अपना फोकस बढ़ा रहा है। भारत के लिए क्यों जरूरी है चबाहर? दरअसल दोस्तों, भारत के लिए चबाहर सेंट्रल एशिया और कॉकेसस रीजन में जाने का दरवाजा है। कॉकेसस रीजन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये रीजन ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का एक एरिया है जो रूस को यूरोप से जोड़ने में कारगर साबित होता है। इसके बीच में चबाहर एक हॉल्ट का काम करेगा। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के जानकार कमर आगा ने एक न्यूज चैनल के दिए गए इंटरव्यू में बताया कि इंडिया चबाहर और ईरान को नहीं छोड़ सकता है। उन्होंने बताया कि बीच में डिसीजन लेने में भारत ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई थी और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में भी देरी हुई थी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अकेले भारत के लिए ईरान की ज्यादा जरूरत है। ईरान भी भारत पर भरोसा करता है और उसे भी भारत की उतनी ही जरूरत है। ईरान के लिए भारत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और ये तेल का इम्पोर्टर भी है। भारत से ईरान की चीजों को लेकर भले ही नाराजगी है, लेकिन ईरान के बड़े हितों में भारत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक ऐसा गलियारा है जिसमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया के साथ साथ सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। भारत इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भागीदार है और इसमें चबाहर एक अहम पॉइंट है। इस लिहाज से भी भारत के लिए चबाहर अहम हो जाता है। अमेरिकी फैक्टर दोस्तों, अमेरिका में जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय होने के साथ भारत को अब लगने लगा कि वह ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना सकता है। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप के शासन के दौरान भारत को चबाहर पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान माल भेजने की छूट दी गई थी, लेकिन यह छूट ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया को सामान भेजने की छूट नहीं थी। इस वजह से कंटेनर्स ईरान के इन देशों को नहीं जा पा रहे थे। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि उसके ऊपर लगाए गए सैंक्शंस हटा दिए जाएं। इसी वजह से भारत ने भी चबाहर पोर्ट पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। रेल लिंक दोस्तों, पोर्ट डेवलप करने के अलावा भारत चबाहर पोर्ट से अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए रेलवे लिंक डेवलप करने में भी जोर लगा रहा है। चबाहर जहेदान रेलवे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एक अग्रीमेंट लेटर पर दस्तखत भी हो चुके हैं। हालांकि रेल लिंक डेवलप करने का काम बीच में अड़चनों में फंसा रहा। दरअसल उज्बेकिस्तान का अफगानिस्तान तक एक रेलवे लिंक मौजूद है। इसे ही चबाहर पोर्ट तक इंडियन रेलवे लिंक के जरिए जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान तक बने इस रेल लिंक से इन देशों की सीधे इंडियन ओशन तक पहुंच हो जाएगी। वहीं ईरान अब खुद अफगानिस्तान तक रेल लिंक बनाना चाहता है। अफगानिस्तान में पहुंच मजबूत करने का जरिया दोस्तों, इस कनेक्टिविटी से भारत को अफगानिस्तान में अपनी पहुंच को और बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। भारत पाकिस्तान से गुजरे बगैर सीधे चबाहर पोर्ट से होकर अफगानिस्तान पहुंच जाएगा और इस तरह से अफगानिस्तान में चल रहे भारतीय कामों के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी ना के बराबर रह जाएगी। आपको बता दें कि भारत पिछले कुछ वक्त से अफगानिस्तान को गेहूं और दूसरे मटेरियल को चबाहर पोर्ट के जरिए ही भेज रहा है। अफगानिस्तान को भारत की ओर से 75,000 टन गेहूं चबाहर के जरिए ही भेजे गए हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भारत को होने वाला एक्सपोर्ट भी इसी रूट के जरिए हो रहा है। कारोबार में बढ़ोतरी अब इस प्रोजेक्ट पर भारत इस वजह से भी जोर दे रहा है दोस्तों, क्योंकि यह बिजनेस बढ़ाने के लिए मददगार साबित हो रहा है। जी हाँ, ईरान को भी इस पोर्ट से फायदा हो रहा है। चबाहर पोर्ट के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद भारत के लिए कई सामानों का इंपोर्ट करने में आसानी होगी। भारत में तेल के इंपोर्ट पर होने वाले खर्च भी काफी कम हो जाएंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सितंबर 2020 में लोकसभा में बताया भी था कि भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल ने इस पोर्ट के ऑपरेशन को दिसंबर 2018 में अपने हाथ ले लिया था और तब से यह कंपनी 12 लाख टन बल्क कार्गो और करीब 8,200 कंटेनर्स को हैंडल कर चुकी है। चीन को रोकने की कोशिश चबाहर पोर्ट चीन की अरब सागर में मौजूदगी को चुनौती देने के लिहाज से भी भारत के लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों, चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ग्वादर चबाहर पोर्ट से सड़क के रास्ते केवल 400 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र के जरिए यह दूरी महज 100 किलोमीटर की बैठती है। इस तरह से ग्वादर और चबाहर पोर्ट को लेकर भी
भारत और चीन के बीच टक्कर है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी ग्वादर पोर्ट में चीनी मौजूदगी भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ऐसे में चबाहर पोर्ट में भारत का होना फायदेमंद साबित होगा। इसलिए बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है दोस्तों कि ईरान में चीन भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस तरह अरब सागर में अपनी बादशाहत जमाने के लिए दुनिया का हर बड़े से बड़ा देश अपनी कोशिशें कर रहा है। बहरहाल आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।